प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर है। एक और सपा विधायक की जा सकती है सदस्यता। 22 साल पुराने केस में विजमा यादव की विधायकी पर संकट मंडरा रहा है। आज विजमा यादव पर दर्ज केस को लेकर एमपी एमएलए कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाली है। विजमा यादव पर सराय इनायत थाने में दर्ज है मुकदमा। सितंबर 2000 में सड़क जाम करके बवाल का आरोप है। प्रयागराज की प्रतापपुर सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक है विजमा यादव। आपको बता दें, विजमा यादव की सदस्यता पर भी खतरा मंडरा रहा है। विजमा की सदस्यता रद्द होती है तो प्रयागराज की प्रतापपुर सीट पर भी उपचुनाव होंगे। रामपुर की स्मार्ट सीट पर आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की सीट पर उपचुनाव होना है। अब्दुल्ला आजम भी पिछले हफ्ते एक मामले में दोषी करार किए गए थे और 2 साल की उन्हें सजा सुनाई गई थी। तो 22 साल पुराने केस में सपा विधायक पर संकट मंडरा रहा है। सदस्यता पर उनकी संकट है। और खबर मुरादाबाद से है। आजम और अब्दुल्ला की अपील पर आज सुनवाई होगी। 15 साल पुराने केस में हुई सजा के मामले में अपील पर सुनवाई होगी। आज एमपी एमएलए कोर्ट में सजा की अपील पर यह सुनवाई होने वाली है। 13 फरवरी को अदालत ने 2-2 साल की सजा सुनाई थी। अब जिला जज की अदालत में सजा पर अपील को लेकर सुनवाई होने वाली है। तो 2 जनवरी 2008 के छजलेट थाने से संबंधित एक केस में सपा नेता आजम खान और अब्दुल्ला आजम को 13 फरवरी 2023 को लगभग 15 साल बाद 2-2 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद अब्दुल्ला की विधायकी चली गई और वोट का अधिकार भी छीन लिया गया था। और चलिए आगे बढ़ेंगे। सपा विधायक इरफान की मुश्किलें अब और बढ़ सकती हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट में इरफान पर दर्ज केस का ट्रायल होना है। जाजमऊ में प्लॉट में आग लगाने के मामले में ट्रायल चलेगा। आपको बता दें, शासन से अनुमति मिलने के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये पूरा ट्रायल चलने वाला है। जानकारी की माने तो हाई कोर्ट को जो प्रावधान है उसके तहत फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलने वाले मुकदमों में 6 महीने के भीतर ये फैसला आ जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इरफान को जल्द सजा होगी और अगर सजा 2 साल या उससे ज्यादा होती है तो विधायकी जानी उनकी तय है। प्रयागराज में पुलिस ने माफिया मोहम्मद जावेद उर्फ पप्पू गांजा की संपत्ति कुर्क कर दी। मोहम्मद जावेद के खिलाफ कुल 42 मुकदमे दर्ज हैं और रंगदारी मामले के एक मामले में वो कई महीने से फरार चल रहा था, जिसके बाद मोहम्मद जावेद पर 25,000 का इनाम घोषित है। कोर्ट के आदेश पर बुधवार को पुलिस ने शहर के नैनी इलाके के खरखोनी मोहल्ले में मोहम्मद जावेद की संपत्तियों को कुर्क कर दिया और इससे पहले भी मोहम्मद जावेद का एक घर गैंगस्टर एक्ट के तहत ढहाया जा चुका है। तो कोर्ट के आदेश पर ये संपत्तियां कुर्क की गई हैं। नैनी इलाके की कई संपत्तियां कुर्क की गई हैं। रंगदारी मामले में कई महीनों से फरार चल रहा था। 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद संपत्तियों पर निशाना साधा गया है, उन्हें कुर्क किया गया। आज यूपी विधानमंडल के बजट सत्र का चौथा दिन है। बजट पेश होने के बाद आज सदन में जबरदस्त हंगामा नजर आ सकता है, क्योंकि आज नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव दोपहर 2 बजे सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने वाले हैं। वहीं विधान परिषद में भी आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होने वाली है। ऐसे में परिषद में भी गहमा गहमी देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि कल वित्त मंत्री ने प्रदेश का बजट भी पेश किया था। 6,90,242 करोड़ 43 लाख रुपए का बजट पेश किया था। दरअसल यूपी सरकार ने 6,90,000 करोड़ का बजट पेश किया है और इस बजट के जरिए सरकार यूपी को देश की ग्रोथ का इंजन और 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की दिशा में मील का पत्थर बता रही है। अब सवाल इस बात का है कि सरकार किस तरह से दावे कर रही है और जिस तरह से यूपी के विकास की तस्वीर खींच रही है, क्या आने वाले साल में देश की ग्रोथ का सबसे बड़ा इंजन बन पाएगा? योगी जी का बजट बना है यूपी की खुशहाली का, ये अद्भुत रंगीन करेगा। बजट से 1 ट्रिलियन की लकीर, चमकेगी यूपी की तकदीर। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, इसके लिए यह बजट नींव का पत्थर साबित होगा। देश की तरक्की में यूपी की भागीदारी, योगी सरकार की बड़ी तैयारी। देश के सबसे बड़े सूबे के जिस बजट पर देश भर की निगाहें टिकी हुई थी, वो बजट आ चुका है। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 6,90,000
242 करोड़ के बजट को पेश कर यूपी को बड़ी उड़ान देने का दावा किया है। तो वहीं सीएम योगी ने कहा है कि यह बजट यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के रास्ते में मील का पत्थर साबित होने वाला है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जीएसडीपी में वृद्धि की दर 19% अनुमानित की गई है। यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। वैश्विक मंदी के दौर में प्रदेश की अर्थव्यवस्था की विकास दर उत्साहजनक है। यह बजट उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के वचन के अनुरूप उत्तर प्रदेश अगले 5 वर्ष के अंदर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, इसके लिए यह बजट नींव का पत्थर साबित होगा। सरकार का दावा है कि ये बजट यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है, जिसमें न सिर्फ किसानों, महिलाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा पर खासा जोर दिया गया है, बल्कि यूपी की तरक्की को एक नई दिशा देने की बात भी कही गई है। इस बजट के जरिए सरकार ने 2023-24 में स्टेट जीडीपी में वृद्धि की दर 19% रहने का बड़ा दावा किया है। सरकार का कहना है कि देश की जीडीपी में यूपी का योगदान 8% का है, लेकिन आने वाले वक्त में यूपी देश की ग्रोथ का सबसे बड़ा इंजन बनेगा। इसके साथ ही सरकार बेरोजगारी दर को कम करने की बात भी कह रही है। सरकार की माने तो 2017 में बेरोजगारी दर 14.4% थी, जो अब घटकर 4.2% पर आ गई है। इसके साथ ही सरकार ने इस साल 6,83,292 करोड़ 74 लाख रुपए की कमाई का लक्ष्य रखा है। इनमें 5,70,865 करोड़ 66 लाख रुपए राजस्व मिलने का अनुमान है, तो वहीं 1,12,427 करोड़ 8 लाख रुपए के कैपिटल गेन का अनुमान है। जबकि सरकार ने इस साल 6,90,000 करोड़ से ज्यादा खर्च करने का फैसला किया है। इस हिसाब से यूपी सरकार को इस साल कुल 6,949 करोड़ से ज्यादा के घाटे का अनुमान है। अब सवाल इस बात का है कि सरकार जिस तरह से दावे कर रही है और जिस तरह से यूपी के विकास की तस्वीरें खींची जा रही हैं, कि आने वाले साल में देश की ग्रोथ का उत्तर प्रदेश उसी तरह इंजन बन पाएगा, क्योंकि सरकार अपने जिस बजट को ऐतिहासिक बता रही है, विपक्ष उसे लगातार दिशाहीन करार दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो बजट संग्राम के बीच शिवपाल यादव के एक बयान ने सियासत की दिशा मोड़ दी है। बलिया पहुंचे शिवपाल यादव ने बसपा सांसद अफजाल अंसारी को लेकर बड़ा बयान दे डाला। उन्होंने एक सवाल में एक जवाब में 2 टूक कहा कि अफजाल के लिए सपा के दरवाजे खुले हैं। हालांकि खुद अफजाल अंसारी ने अब तक इस पर कुछ भी टिप्पणी नहीं दी है। क्या पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी बसपा को बड़ा झटका देने वाली है? क्या गाजीपुर से बसपा सांसद अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं? ये सवाल तब सरगर्म हो गया जब अफजाल के सपा में शामिल होने की चर्चा पर पूछे गए सवाल का पार्टी महासचिव शिवपाल यादव ने 2 टूक जवाब दिया। उन्होंने कह दिया, अफजाल के लिए सपा के दरवाजे खुले हैं। हमारे सभी दरवाजे खुले हैं। जो पुराने हमारे जितने भी समाजवादी हमारे साथ भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं हमारी पार्टी, नहीं अफजाल के लिए भी खुले हैं। बिल्कुल, अफजाल के लिए बिल्कुल। अफजाल अंसारी पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं। दोनों के बड़े भाई सिबकतुल्ला अंसारी सपा से जुड़े हैं। उनके बेटे मन्नू अंसारी मोहम्मदाबाद से सपा के विधायक हैं, तो मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी मऊ सदर सीट से सपा सुभाषपा गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में पिछले साल विधायक बने। वे सुभाषपा के कोटे की सीट से विधायक चुने गए, लेकिन सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर उन्हें सपा का नेता बता चुके हैं। इस वक्त जबकि मुख्तार अंसारी बांदा जेल में, जबकि बेटा अब्बास अंसारी कासगंज जेल और पत्नी निकाहत अंसारी चित्रकूट जेल में बंद है। ऐसे में अंसारी परिवार के अंदर भी हलचल तेज है। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा के बीच गठबंधन था और गाजीपुर सीट से अफजाल दोनों दलों के साझा प्रत्याशी थे। ऐसे में उनका सपा के करीब जाना चौंकाने वाला नहीं होगा, लेकिन अफजाल अंसारी ने खुद अपने पत्ते नहीं खोले हैं। इस पर सस्पेंस कायम है।
वहीं शिवपाल ने बलिया की जमीन से खुलकर कह दिया है कि अफजाल अंसारी के लिए सपा के दरवाजे खुले हैं। इसका बड़ा मतलब निकाला जा रहा है। हमारे सभी दरवाजे खुले हैं। जो पुराने हमारे जितने भी समाजवादी हमारे साथ भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, सांसद भी रहे हमारी पार्टी, नहीं अफजाल के लिए भी खुले हैं। बिल्कुल अफजाल के लिए भी। बिल्कुल। भाजपा का काम है सबका साथ सबका विकास, और सपा का काम है गुंडों का साथ और परिवार का विकास। दिलचस्प बात यह है कि साल 2016 में अंसारी परिवार की पार्टी कौमी एकता दल के सपा में विलय के साथ ही अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच विवाद शुरू हुआ था, जिसके बाद राजनीति में शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की राह अलग हो गई थी। अब जबकि लंबे वक्त बाद शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के साथ हैं, तो फिर अंसारी परिवार से करीबी के संकेत दिए जा रहे हैं। सपा के इस नए तेवर ने भाजपा को सवाल उठाने का मौका दे दिया है। वो उनकी पार्टी है। अब चाचा भतीजे के साथ आए हैं तो आजकल नया राग अलाप रहे हैं, मगर ये तो शिवपाल जी ने खाली एक चीज आज बोली है कि हमारा चाल चरित्र और चेहरा क्या होने वाला है। शिवपाल यादव के बयान से सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि जब उनसे पूछा गया कि आने वाले लोकसभा चुनाव में सपा की रणनीति क्या होगी और सपा आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव क्यों हार गई, तो शिवपाल ने साफ कहा कि अगर उन्हें जिम्मेदारी दी गई होती तो शायद नतीजे कुछ और होते। और आगे आने वाले चुनाव में अब पता चलेगा, आजमगढ़ का फिर जीतेंगे। अब ये परिस्थितियाँ थी। अगर मैं ये सही है कि अगर मुझे जिम्मेदारी मिली होती तो मैं उसमें काम करता और काम करके जिताता। शिवपाल का ये बयान साफ बता रहा है कि सपा की तरफ से पूर्वांचल की रणनीति तय करने में अब उनकी अहम भूमिका होगी। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात स्वामी को शिवपाल की नसीहत की। बर्दाश्त नहीं धर्म वाली फजीहत, क्योंकि अब तक जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य मानस को लेकर हमलावर है, अब उन्हें शिवपाल ने धर्म वाले मामलों में चुप रहने की नसीहत दे दी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या स्वामी शिवपाल की इस नसीहत के बाद चुप होंगे या फिर और ज्यादा हमला बोलेंगे। स्वामी को शिवपाल की नसीहत, बर्दाश्त नहीं धर्म वाली फजीहत। क्या खत्म होगा मानस वाला युद्ध? मैसेज जा रहा है सपा के विरुद्ध। जब से स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर बयान दिया है, प्रदेश की राजनीति का पारा चढ़ा हुआ है, क्योंकि जितना शोर बाहर है उससे ज्यादा समाजवादी पार्टी के भीतर मचा है। सपा का एक धड़ा इसे ब्राह्मण विरोधी बता रहा है, लेकिन इसके बाद भी स्वामी प्रसाद मौर्य चुप रहने के लिए तैयार नहीं। वो न सिर्फ खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं, बल्कि सोशल मीडिया के जरिए भी लगातार हमला बोल रहे हैं। लेकिन अब स्वामी प्रसाद मौर्य को शिवपाल यादव ने बड़ी नसीहत देते हुए उनके सामने मर्यादा की लक्ष्मण रेखा खींच दी और दो टूक शब्दों में कह दिया है कि अब धर्म वाले मोर्चे पर बयानबाजी बर्दाश्त नहीं होगी। स्वामी जी को हम लोगों ने अपनी पार्टी में निर्देश दे दिए हैं जो धार्मिक और इस तरीके के जो हैं मुद्दों में हमें नहीं उलझना है। हम तो कहेंगे देश में बहुत सी समस्याएं हैं, बेरोजगारी की समस्याएं किसानों की हैं, नौजवानों की हैं, महिलाओं की हैं, कितनी समस्याएं हैं। तो इसी मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी भटकाना चाहती है, तो उसमें हमें क्यों उलझना। शिवपाल यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य को नसीहत दी है। स्वामी प्रसाद मौर्य को इस तरह के धार्मिक मुद्दे पर न बोलने को कहा गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देश में बहुत सारे मुद्दे हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य को कहा गया है कि वो इन मुद्दों पर बोलें। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि शिवपाल की नसीहत के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य चुप होंगे या फिर शिवपाल की नसीहत को हवा में उड़ा देंगे, क्योंकि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अब अखिलेश भी नहीं चाहते कि मानस वाला एपिसोड आगे बढ़े।
सपा को लग रहा है कि इससे उसको नुकसान हो सकता है, इसलिए अखिलेश यादव ने स्वामी के सामने शिवपाल को खड़ा कर दिया है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर वाराणसी से है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में आरती महंगी होने वाली है। मंदिर में आरती का टिकट 150 रुपए महंगा होगा। मंदिर में मध्याह्न भोग भी 120 रुपए महंगा हो सकता है। श्री काशी विश्वनाथ न्यास परिषद की बैठक में पूरा फैसला हुआ है। 1 मार्च से विश्वनाथ मंदिर में ये सभी नई दरें लागू होने वाली हैं। इसके अलावा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का अपना धार्मिक और सांस्कृतिक कैलेंडर भी होगा। जानकारी के मुताबिक साल 2022 से 23 में मंदिर में 105 करोड़ रुपए में से 40 करोड़ खर्च करने का लक्ष्य है। तो मंदिर में आरती का टिकट अब 150 रुपए महंगा होने वाला है और ये सभी नई दरें 1 मार्च से लागू होने वाली है। मंदिर में मध्याह्न भोग भी 120 रुपए महंगा हो सकता है। श्री काशी विश्वनाथ न्यास परिषद की बैठक में ये पूरा फैसला हुआ है। अब 350 की जगह 500 रुपए में ये टिकट मिलेगा। साथ ही साथ मध्याह्न भोग 180 रुपए की जगह अब और ज्यादा महंगा हो जाएगा। तो आपको बता दें, फैसले के बाद 1 मार्च से ये सभी नई दरें लागू होने वाली है। बड़ा फैसला न्यास परिषद की ओर से ये लिया गया है। 350 की जगह 500 रुपए में अब ये टिकट मिलने वाला है। 120 की जगह 300 रुपए में मध्याह्न भोग का टिकट दिया जाएगा। तो यूपी में हुक्का पार्लर संचालित किए जाने का रास्ता अब साफ हो गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से हुक्का पार्लर संचालित किए जाने की नीति तैयार कर आवेदन करने वालों को लाइसेंस जारी करने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में हुक्का पार्लर चलाने के लिए अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं थी और जो भी हुक्का बार चला रहे थे वो सभी अवैध थे। इसके साथ ही कोविड काल के दौरान हुक्का पार्लर के संचालन पर लगाई गई पाबंदी भी अब खत्म कर दी गई है। हुक्का पार्लर के लाइसेंस जारी करने में सरकारी अमला मनमानी ना करे, इसके लिए कोर्ट ने 1 महीने की समय सीमा भी निर्धारित कर दी है। यानी जो भी आवेदन किए जाएंगे उसका निपटारा 1 महीने में ही करना होगा। अदालत ने हुक्का पार्लर संचालित करने की गाइडलाइन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के तहत तैयार किए जाने के निर्देश दिए हैं। तो उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर रजिस्ट्रेशन जारी हो गया है। पहले दिन 60,000 से ज्यादा यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। पोर्टल खुलते ही पहले दिन श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। आपको बता दें, लोरोना काल के बाद दूसरी बार इस यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और इस साल भारी संख्या में श्रद्धालुओं के इस यात्रा में पहुंचने की उम्मीद है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।